नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे बड़े कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, कब एक मौका मिलेगा, उस मौके का कुछ स्विंग बेसिस में फायदा लिया जाए। तो फाइनली वो मौका मुझे मिला है और उस मौका को लेने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट दिखाऊंगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कुछ चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आपने वो डेटा अगर आपने चेक नहीं किया और आपने काम कर लिया, तो आपको मतलब गेन तो मिलेगा, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलो, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा रिलायंस के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका कमिंग प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कितना ग्रोथ होने वाला है, वो जानकारी जरूर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, गीगा फैक्ट्रीज कंपनी लगाने जा रहा है, और वो भी किसके ऊपर? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो कंपनी का टारगेट है, मतलब रिलायंस का टारगेट है कि वो एम रख कर चल रहा है 100 गीगावाट, मतलब 100 गीगावाट का टोटल टारगेट है। और देखिए, सरकार भी टारगेट रखे है कि 2030 के अंदर टोटल 500 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी वो सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी को मिलाकर करने वाले हैं, और वो भी 2030 के अंदर। तो उनमें से रिलायंस भी उसके साथ मतलब योगदान दिया। और उसी हिसाब से देखा है तो 2023 के टारगेट के हिसाब से 100 गीगावाट का प्रोजेक्ट कंपनी करने वाला है। और इस गीगा फैक्ट्रीज के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिलायंस इज बिल्डिंग 4 गीगा फैक्ट्रीज इन जामनगर, साथ ही साथ जामनगर गुजरात में। साथ ही साथ देखा है तो और भी कुछ मतलब यहाँ पे क्यों फैक्ट्रीज बना रहा है जामनगर में, क्योंकि कुछ रेन्यूएबल इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ बैटरी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, रेन्यूएबल इक्विपमेंट्स, बैटरी स्टोरेज, मतलब बैटरीज खुद, मतलब बैटरी का स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको खुद बनाने वाला है, फ्यूल सेल भी बनाने वाला है, और हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। मतलब अपकमिंग फ्यूचर में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम होने वाला है, वही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने जा रहा है। साथ ही साथ बैटरी सॉल्यूशंस, तो बैटरी सॉल्यूशंस के ऊपर भी कंपनी काम करने जा रहा है। जैसे सोडियम नाइट्रेट मतलब सोडियम जो आयरन बैटरी है, तो सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। साथ ही साथ सोलर एनर्जी रिलायंस जो ये भी बता रहा है कि 930 मेगावाट सोलर एनर्जी का मतलब जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, और इसी ग्रोथ के हिसाब से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा जर्नी करने वाला है। साथ ही साथ मार्जर विद द डिज्नी, मतलब डिज्नी के साथ कंपनी मार्जर करने जा रहा है, वो भी 70,000 करोड़ के साथ कंपनी डील करने वाला है। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक हब इन नवी मुंबई, तो ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने जा रहा है। इसके लिए जो लागत होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 3,750 करोड़ के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ, कंपनी ग्लोबली मार्केट के भी हब इन मुंबई में बनाने जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम्स में। देखिए, पहले ही तो रिलायंस एक जायंट कंपनी है, ये तो जानते ही है। और रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा फ्यूचर के लिए सोचते हैं। आज उसका जितने सारे प्रोजेक्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है। आज मान के चलिए, उसका मेनली बिजनेस ऑयल से भी आ रहा है, ऑयल रिफाइनरी से भी आ रहा है। तो कल अगर ऑयल रिफाइनरी बंद भी हो जाए, तो उससे पहले ही कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर होने जा रहा है। तो साथ ही साथ उसका अलग अलग प्रोजेक्ट भी है, अलग अलग बिजनेस भी है। तो जैसे आप कैपेक्स को देखेंगे, कंपनी का टारगेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी खुद के जो कैपिटल है उसको खर्चा करने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद करीबन करीबन 1.3 लाख करोड़। तो वो भी 7% इंक्रीज करने वाला है प्रीवियस ईयर से, मतलब पिछले सालों से 7% खुद की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है। 1.32 लाख करोड़ कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो ये मेनली इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे मेनली रीजन है नेटवर्क एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज। मतलब इंडिया के सबसे बड़ी डिजिटल सर्विसेज कौन दे रहा है? रिलायंस दे रहा है। तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से एलन मार्क्स भी इंडिया में मतलब इंटरनेट कनेक्शन और साथ ही साथ टेलीकॉम कनेक्शन भी देने वाला है। तो इसके लिए भी रिलायंस भी तैयार हो रहा है। साथ ही साथ स्केलिंग ऑफ रिटेल बिजनेस, तो रिटेल बिजनेस के ऊपर भी और भी ज्यादा स्केल करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, हर एक दिन में दो रिलायंस के जो रिटेल स्टोर है वो बड़ा मतलब ओपन होता चला जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। हर दिन दो से भी ज्यादा। तो आप आर्टिकल पढ़ लेना गूगल में जाकर, खुद ही आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, और वो भी ऑयल एंड गैस के ऊपर, क्योंकि इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ
ऑयल टू केमिकल मतलब O2C प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी जबरदस्त काम करने वाला है। ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर करीबन 1.32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी कवरेज कवरेज के हिसाब से भी काम करने वाला है, साथ ही साथ न्यू एनर्जी बिजनेस के ऊपर भी काम कर रहा है, जहाँ पे फोटोवोल्टिक पैनल्स के ऊपर फ्यूल सेल सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सीधा सीधा कहो कि रिलायंस के ऊपर जितना कहो उतना ही कम लगता है, क्योंकि कंपनी इतना जायंट है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी मौका मिले तो उस मौका को कभी भी मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। आप क्या करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो देखिए आज मैं जितने सारे डेटा दिखा रहा हूँ, जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा, ये मेरे लिए है। मैं खुद इसको यूज करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करके देखना होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको खुद के हिसाब से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सीख कर समझ कर काम करें। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर डेटा देखूं तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है, मैं एक बार इसका डेटा देखूं तो एवरेज पी रेशियो भी 26 है और कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 24। मतलब कंपनी के खुद के पी रेशियो सस्ता में ही है, और कंपनी के ROC ROE हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपको डाउट है, चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। आप देख सकते हैं ROC ROE हमेशा 10 से 12 के आसपास ही होता है। आज का नहीं, 2013 से देखा है तो एटलीस्ट 10 साल पीछे चले जाएंगे तो भी आपको इसी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लोगों के मन में डाउट होगा कि चलो पहले शायद ज्यादा था, आज 10 के 9 से 10% हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं, आज भी उसी तरीके से है पहले जितना था। और सीधा सीधा मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। पिछले बार जो सेल्स था उससे थोड़ा सा सेल्स इस बार डाउन हुआ, और यही कारण की वजह से शेयर में करेक्शन होते चले जा रहा है, क्योंकि सेल्स डाउन हुआ उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी तो डाउन होगा ना। तो ऑलमोस्ट देखिए 19,800 से लेकर 19,300 तक, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डाउन हुआ है। तो सीधा सीधा कहूँ कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिले। तो यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था। आज देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए इसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट डाउन होता चला गया। तो ऐसे ऐसे नहीं कि पहले नहीं हुआ था, यहाँ पे भी देखिए 19,000 करोड़ से सीधा सीधा 15,000 करोड़। मतलब प्रॉफिट में भी चेंजेस हमेशा होता रहता है। बिजनेस हमेशा हर टाइम में अच्छा करेगा ऐसे बिल्कुल नहीं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो सीजनेबल के हिसाब से है, जैसे रिलायंस के ट्रेंड। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रोसरी प्रोडक्ट, साथ ही साथ जो देखा जाए फैशन प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, तो वो फेस्टिवल के माहौल में ज्यादा बेचा जाता है। तो उस जगह पे कंपनी का फेस्टिवल के माहौल में ही इनकम ज्यादा होता है। तो इसीलिए इस बार कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट तो डाउन होगा ही। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो इस बार सेल्स डाउन हुआ है, प्रॉफिट भी बुरी तरीके से खराब हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। बाकी देखेंगे कंपनी का लाइफ टाइम के हिसाब से देखूं, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं, तो कंपनी 20% के आसपास एवरेजली रिटर्न दिया, और इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को हमेशा ट्रस्ट करते हैं। कोई भी माल बेचने के तैयार नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो एफएस ने माल बेचा 1%, तो उसका सीधा सीधा फायदा किसने उठाया, डीएस ने उठाया, कुछ क्वांटिटी पब्लिक ने उठाया। तो यहाँ पे प्रोमोटर तो कभी भी माल बेचता नहीं है, उल्टा मार्ट को कंटिन्यू करता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास चलो बहुत ज्यादा कर्जा है, मैं एक बार आपको दिखा दूं, कंपनी के पास कर्जा करीबन, देखिए पहले जिस तरीके से कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिला था, इस बार कर्जा घट चुके हैं। मतलब यहाँ पे गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। और तीसरी बात कंपनी के ऊपर इस बार भी CWIP के ऊपर, CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब खुद के बिजनेस के ऑनगोइंग प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो कंपनी गुड पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। हाँ, कुछ वीकनेस है, जो वीकनेस फिर से रिकवरी कर पाएंगे। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, जहाँ पे कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली देखिए वो डेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे जो डेटा देखने को मिले, देखिए रिलायंस के ऊपर हमेशा मैं स्विंग बेसिस में जो काम करता हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजीज के हिसाब से काम करता हूँ। वो स्ट्रेटेजीज क्या है कि 52 वीक का हाई का लाइन है और ये 52 वीक का लो का लाइन है। याद रखिएगा, ये लो का लाइन है और ये 52 वीक का हाई का लाइन है। तो इस दोनों लाइन को हमेशा मैं वॉच करता रहता हूँ। जब चार्ट नीचे आकर 52 वीक लो को टच करे, तब मेरा यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन बनता है। तो फाइनली पिछले दिनों में, मतलब 24 दिसंबर में कंपनी फाइनली इसको टच किया, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव सिचुएशन बने। अगर मेरा पॉजिटिव सिचुएशन बने तो मैं कहाँ तक इस
स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू करूंगा। मैं स्ट्रैटेजी को तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक इस 250 डेज जो वीक का लाइन है उसको टच ना करे। मतलब जब तक टच करेंगे तब तक मैं वेट करूंगा। मतलब यहाँ पे मेरा अगर डिसीजन बने तो यहाँ तक मेरा डिसीजन कंटिन्यू रहेगा। तो क्या इस तरीके से पहले भी हुआ था? देखिए, हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। देखिए, पहले भी इस तरीके से यहाँ पे हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए टच हुआ और यहाँ पे भी टच हुआ। मतलब यहाँ पे जो रेंज बने थे जब एंट्री हुआ था वहां से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो करीबन करीबन 21%। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तभी आपको देखने में शायद और भी आसान लगे। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को और भी बड़ा कर देता हूँ, तो 18 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने में आसान लगेगा। आप देख सकते हैं 21% का यहाँ पे जंप दिखाया करीबन 118 डेज में, सिर्फ 118 दिन। 118 दिन का मतलब होता है अराउंड 4 मंथ्स के आसपास। तो 4 मंथ में कंपनी 21% का जंप दिखाया। तो और भी पीछे में बैक टेस्टिंग करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं। और पहले में और भी पीछे जाऊँ, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ। यहाँ पे देखिए दो तरीके से सिचुएशन बना। तो मैं हमेशा इस तरीके से सिचुएशन में करता क्या हूँ मैं आपको बता दूं। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको जो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो आप सीख कर आप टेस्टिंग करके देख सकते हैं। मैं इतने सालों से काम तो कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन तो है नहीं। मेरा काम है मेरा जितना नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसको डीपली वेरीफाई करना, उसके बाद आपका एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। जैसे देखिए फर्स्ट अगर मैं पोजीशन देखूँ तो यहाँ पे पोजीशन बना था, उसके बाद फाइनली क्या बना, इस जगह तक बने। तो फाइनली एक पोजीशन यहाँ पे बने। तो हुआ क्या, उसके बाद कंपनी यहाँ पे एंट्री होने के बाद और भी नीचे आए। नीचे कितना है, अराउंड 20% के आसपास। तो जब भी 20% के आसपास नीचे आए, मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो 20% के आसपास यहाँ पे नीचे आया, तो ऑलमोस्ट 20% नीचे आया। तो मैंने क्या किया, इस एंट्री पॉइंट से मतलब जहाँ पे नीचे और एक बार एंट्री हुआ वहाँ पे और भी एक बार एवरेज कर लिया। क्योंकि मैं हमेशा जब भी 20% गिरते हैं तो हमेशा एक बार और एक बार एवरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट जो एंट्री पॉइंट्स मिला वो कितना मिला, वो मिला 47% का। और सेकेंड जो एंट्री पॉइंट मिला वो कितना मिला, वो मिला करीबन 85% का। और टाइम ड्यूरेशन कितना है, फर्स्ट जो एंट्री मिला था 63 डेज और सेकेंड है 49 डेज। इसको मैं अगर एवरेज करूं, मैं अगर दो बार ही एंट्री लिया हूं तो एवरेज करूं तो कितना बनता है। तो फर्स्ट है 63 डेज और 63 डेज प्लस 49 डेज, तो कितना होता है, डिवाइड बाय अगर 2 करूं तो 56 डेज लगा। और कितना परसेंटेज दो बार मिला, एक बार 46, एक बार 85। तो 46 और 85 इस दोनों को एक बार देख लेता हूँ। 46 प्लस 85 इसको डिवाइड 2 कर देता हूँ तो 65%। तो सोचिए 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर मुझे 65% का गेन यहाँ पे मिला। तो मैं हमेशा इसी तरीके से स्ट्रेटजीज को काम करता हूँ। जब भी एंट्री पॉइंट से मैं 20% और भी करेक्शन होता हो तो मैं कंटिन्यू करते चले जाता हूँ। चाहे और भी 20% गिरे और भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर दो बार कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए पहले भी और भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत बना था। यहाँ पे सिचुएशन देखिए 26% गेन हुआ 118 दिन में। तो मैं इसको बैक टेस्टिंग करके एक एक करके आपको लंबा सा डेटा दिखा सकता हूँ। फिर भी मैं कहूंगा आप इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर जब भी काम करेंगे तो प्लीज एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करने से पहले आपको सारी चीजों को वेरीफाई करके करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको और आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के नया स्ट्रेटजीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे लाइक करना, फॉलो करना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।